हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका स्टडी क्लासेस में। तो हम लेकर आए थे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परिवर्तन, जिसमें हम लोगों ने प्रकाश के बारे में जाना। पिछले वीडियो में हमने प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं, प्रकाश का परिवर्तन, परिवर्तन के नियम इत्यादि बहुत से टॉपिकों को पढ़ा और समझा था। आज हम लेकर आ रहे हैं प्रतिबिंब। आई होप आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक पर और इसे अच्छी तरह समझते हैं। तो हमारा टॉपिक था प्रतिबिंब। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था प्रतिबिंब। देखिए, प्रतिबिंब ऐसे तो हमने प्रतिबिंब के बारे में अक्सर सुना होगा। जैसे हम अपने आप को आईने में देखते हैं तो उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। या कोई भी वस्तु को जब हम किसी आईने में देखते हैं तो उसका हमें डबल दिखाई देता है, यानी कि वो वस्तु ही हमें उस आईने में या दर्पण में दिखाई देती है। जब वो जो वस्तु दर्पण में दिखाई देती है उसी को हम प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए, प्रतिबिंब प्रकाश की किरणों से बनता है। जब हम पर प्रकाश की किरणें पड़ती है तो वो समतल दर्पण से टकराती है, जिससे हमारा प्रतिबिंब समतल दर्पण या कोई भी दर्पण में दिखाई देता है। देखिए, बाय डेफिनेशन किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद, यानी कोई भी दर्पण हो गया, उससे जब परिवर्तन करती है यानी उससे टकराकर जब लौटती है तो किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उससे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हाँ, प्रकाश हमारे ऊपर आती है और वही दर्पण से फिर दर्पण पर जाती है और उससे परिवर्तन के बाद वो किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उससे जो हमारा इमेज तैयार होता है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए, प्रतिबिंब वास्तव में होते कितने प्रकार के हैं? प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा हो गया आभासी प्रतिबिंब। देखिए, अब जानते हैं वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। देखिए, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, यानी कि पूर्ण रूप से मिलती है, न कि मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए, इसके कहने का तात्पर्य क्या हुआ? इसके कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जब प्रकाश की किरण उस दर्पण से परिवर्तन होती है तो वह किसी बिंदु पर पूर्ण रूप से जाकर मिलती है, और एक मैंने जो प्रतिबिंब में बताया मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी कि वो पूर्ण रूप से वहाँ पर नहीं मिलती है, हमें आभास होता है कि वहाँ पर प्रकाश की किरणें मिल रही है, उसे हम प्रतीत होना बोलते हैं। और जहाँ पर वास्तव में मिलती है, जैसे कि पूर्ण रूप से आकर प्रकाश मिल जाती है, उसे उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, यानी कि वो वहाँ पर उस वस्तु का प्रतिबिंब पूर्ण रूप से सीधा बनता है। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे की ओर, जिसका दूसरा ऑप्शन था काल्पनिक प्रतिबिंब। आइए तो अब हम इसे जानते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता क्या है। देखिए, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है उसे इस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए, इसमें प्रकाश पूर्ण रूप से आकर उस बिंदु पर नहीं मिलता है, बल्कि उस बिंदु की ओर आता हुआ प्रतीत होता है। जैसा कि हमें लगता है कि प्रकाश वहाँ पर आ रहा है, तो उससे जो इमेज तैयार होता है, जो उसे प्रतिबिंब बनता है, उसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। अब हम आते हैं अपने आगे की ओर, जिसमें हमें बताना है वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। तो आइए अब हम इसे बारी बारी से समझते हैं कि इन दोनों प्रतिबिंबों में क्या अंतर होता है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, वास्तविक प्रतिबिंब में प्रकाश पूर्ण रूप से उस बिंदु पर मिलती है, तथा काल्पनिक या आभासी, काल्पनिक को आभासी भी बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब में मिलती हुई प्रतीत होती है। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब में पहला ऑप्शन को आप गौर से देखिए। जैसे यहाँ पर देखिए, ए भी कोई एक वस्तु है। देखिए,
जब ये वस्तु से प्रकाश किरणें दर्पण पर टकराता है तो वो परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर ये है ना, दर्पण से टकरा कर ये परिवर्तित हो गया। और ये एक होता है, देखिए ये एक इम्पोर्टेंट बात, किसी भी प्रतिबिंब को बनने के लिए हमेशा 2 किरणों की आवश्यकता होती है। कितने किरणों की आवश्यकता होती है? तो 2 किरणों की। पहला किरण तो ये हो गया प्रकाश का किरण, और ये हो गया दूसरा किरण, और इन दोनों के कटान बिंदु पर यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है वही वास्तविक प्रतिबिंब होता है, जो कि यहाँ पर देखिए वास्तविक रूप से यहाँ पे मिल रहा है। और देखिए अब इसमें आते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब में। देखिए मान जाइए कि कोई एक वस्तु है जो कि अनंत पर यहाँ पर रखा हुआ है। इससे चलने वाली ये जो प्रकाश की किरणें हैं, ये देखिए समांतर रेखा में गमन कर रही है। यह प्रतिबिंब के सतह से टकराकर परिवर्तित हो जाती है। ये तो देखिए परिवर्तित हो जाती है, यानी कि पूर्ण रूप से नहीं मिली, जो कि हमें, जैसा कि ये देखिए टूटी रेखा से जो जा रही है, यहाँ पर ये टूटी रेखा से जो जा रही है वो हमें आभासी प्रतिबिंब ही बनता है, क्योंकि प्रकाश का तो परिवर्तन हो जाता है। और यह हमें आभासी रूप से प्रतीत होता है कि प्रकाश आंशिक रूप से इस दर्पण से पार हो जाती है, जो कि इसे दोनों को पीछे मिलाकर यह बिंदु यहाँ पर मिलती है, जिससे काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है। देखिए पहला इसका जो अंतर था, उससे डिफिनेशन को भी समझने में आसानी होती है, क्योंकि देखिए पहले में बताया गया है कि वह प्रकाश से पूर्ण रूप से आगे मिलती हुई दिख रही है हमें, और देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब में दिखाई दे रहा है कि प्रकाश का परिवर्तन हो जा रहा है, और उससे जो टूटी रेखा द्वारा जो हमें आंशिक रूप से लग रहा है कि प्रकाश आ रही है, उससे हमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता दिखाई दे रहा है। आइए अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट अंतर की ओर। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं। देखिए पर्दे पर प्राप्त, इसका अच्छा उदाहरण हमें देखने को कहाँ मिलता है? इसका अच्छा उदाहरण हमें देखने को मिलता है सिनेमा घरों में। देखिए सिनेमा घरों में जो पिक्चर पर्दे पर दिखता है वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, जो वास्तविक रूप से हमें दिखाई देता है, जिसे हम पर्दे पर प्राप्त करते हैं, और पर्दे पर सिनेमा के रूप में, पिक्चर के रूप में हमें वो दिखाया जाता है। अब आते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब में। देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। देखिए इसे पर्दे पर प्राप्त क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको दिखाया चित्र में कि वास्तविक प्रतिबिंब में पूर्ण रूप से प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, जिससे प्रतिबिंब बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब में या आभासी प्रतिबिंब में प्रतिबिंब बनने या पूर्ण रूप से नहीं आकर मिलती, या आती हुई हमें प्रतीत होती है, जिससे कि हम इसे पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं हम इसका तीसरा अंतर। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है, जैसा कि देखिए चित्र में भी आपको मैं दिखा रही हूँ। देखिए ये था वास्तविक प्रतिबिंब का, देखिए ये है वस्तु, ये भी हो गया वस्तु, और देखिए इसका प्रतिबिंब उल्टा बना हुआ है। तो वास्तविक प्रतिबिंब से वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा तो वास्तविक प्रतिबिंब में हमेशा किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमें उल्टा दिखाई देता है। देखिए अब हम चलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब की ओर। देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। देखिए यानी इसके कहने का मतलब हो गया कि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। देखिए अब आते हैं हम चौथे नंबर पर, वास्तविक प्रतिबिंब में। वास्तविक प्रतिबिंब को हमेशा सीधी तथा सरल रेखाओं से दिखाया जाता है। देखिए जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। देखिए इसमें ये जो वास्तविक क्या बोल रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब को हमेशा सीधी तथा सरल रेखाओं से दिखाया जाता है। देखिए इसमें हम सभी जगह देखिए आप, हमेशा सीधी ही रेखा है और सरल रूप से है, कोई भी रेखा टूटी फूटी या वक्र रेखा में नहीं होता है।
तो चलिए अब हम चलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब में। काल्पनिक प्रतिबिंब को हमेशा बिंदुओं से या टूटी रेखाओं से दिखाया जाता है। इसके कहने का अर्थ यह हुआ कि काल्पनिक प्रतिबिंब द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसे हमेशा हम टूटी रेखाओं, जैसा कि ये हो गया टूटी रेखाओं और ये हो गया सरल रेखा वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए हो गया टूटी रेखा से हमेशा दर्शाया जाता है या बिंदु से भी दर्शाया जाता है। ऐसे दूर दूर पर बिंदु रहता है। आई होप आपको वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे की ओर। देखिए इसका हमारा नेक्स्ट है पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं। देखिए पार्श्व परिवर्तन आखिर में होता क्या है। ऐसे आपने पार्श्व परिवर्तन सोचा हो ये कैसा नाम है, लेकिन आपने अभी गौर नहीं किया होगा। आप गौर कीजिएगा, आप इस परिवर्तन को रोज़ देखते होंगे। देखिए डिफिनेशन में देखते हैं। वस्तु का दाहिना भाग समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बायां भाग तथा वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दाहिना भाग दिखाई पड़ता है। इस प्रकार की घटना को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। देखिए इसके कहने का मतलब ये हुआ, देखिए जैसे कोई वस्तु है, उसका दायां भाग को जब हम समतल दर्पण में उसके प्रतिबिंब को देखते हैं, उस वस्तु के प्रतिबिंब को देखते हैं, तो उसका बायां भाग दिखाई देता है तथा जो वस्तु का बायां भाग होता है वो प्रतिबिंब में दायां भाग दिखाई देता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो गया खुद। आप अपने आप को कभी आईने में देखिएगा, आप आईने के सामने खड़े हो जाइएगा और अपने दाएं हाथ को उठाइएगा, आपको वह आईने में बायां हाथ दिखेगा और अपने बाएं हाथ को उठाइएगा तो वो दायां हाथ दिखेगा। जो ऐसा परिवर्तन होता है इसे हम पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। ये मनुष्य पर ही नहीं, वस्तु, अल्फ़ाबेट, जैसे ABCD का अक्षर हो गया, छोटे वर्णमाला हो गया, सबका पार्श्व परिवर्तन होता है। देखिए फॉर द एग्जाम्पल चलते हैं हम यह इस चित्र में। देखिए अल्फ़ाबेट का R कोई अक्षर है, जब और यहाँ देखिए ये कोई अक्षर है R इसमें है और ये मान जाइए कि प्रतिबिंब है। जब ये दर्पण है, जब हम इसे दर्पण में देखते हैं तो इसका प्रतिबिंब हमें कुछ ऐसा प्राप्त होता है। यानी कि देखिए जो इसका दायां भाग है इसमें बायां दिखाई देता है तथा इसका बायां भाग प्रतिबिंब में दायां भाग दिखाई देता है। यह सभी अक्षरों के लिए सही नहीं होता है, कुछ अक्षर ऐसे होते हैं देखिए कुछ अल्फ़ाबेट ऐसे भी होते हैं जिसका पार्श्व परिवर्तन नहीं होता है, जैसे O हो गया, M हो गया, X हो गया। जब हम इन्हें दर्पण में देखते हैं तो इनका दायां भाग दायां ही दिखाई देता है तथा बायां भाग बायां ही दिखाई देता है। कुछ अल्फ़ाबेट का ही पार्श्व परिवर्तन होता है और मनुष्य का तो सबसे सिंपल उदाहरण है जिसे हम प्रत्येक दिन देखते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर, जिसमें हम जानेंगे समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषता। यानी कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। देखिए समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की निम्नलिखित विशेषताएं होती है, यानी कि इसकी बहुत सी विशेषताएं होती है। चलिए अब हम इससे बारी बारी से समझ लेते हैं। पहला नंबर, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ये तो हम रोज़ देखते हैं, जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ही बनता है, यानी कि दर्पण के उस पार बनता है। दूसरा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। आप सबने अपने आप को दर्पण में यानी आईने में देखा होगा, हम जितने साइज के रहते हैं हमारा भी प्रतिबिंब उतने ही साइज का बनता है, न कि हमारे से छोटा या बड़ा बन जाता है। कुछ ऐसे दर्पण होते हैं जिसमें छोटा और बड़ा भी प्रतिबिंब बनता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ऐसे समतल दर्पण में हमेशा वस्तु के आकार का बराबर ही प्रतिबिंब बनता है। देखिए पहले नंबर
हम कैसे जानेंगे कि हमारा आकार वस्तु के आकार के बराबर है? तो वो समतल दर्पण, हम कैसे समझेंगे कि वो समतल दर्पण है? तो घर में सब साधारणतः समतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है, नहीं तो दर्पण को पहचानने का भी तरीका होता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। चलिए, हमारा तीसरा नंबर है, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। यानी कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के सीधा होता है। जैसे जैसे हम ही खुद को दर्पण अर्थात आईने में देखते हैं तो हम सीधे होते हैं, तो हमारा प्रतिबिंब भी तो सीधा ही होता है ना, वो उल्टा थोड़ी होता है, वो भी तो सीधा ही होता है। तो प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। चौथा नंबर है, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक रूप से उल्टा यानी जैसा कि मैंने आपको अभी पार्श्व परिवर्तन में बताया कि हमारा दायां हाथ बायां दिखाई पड़ता है तथा बायां हाथ या कोई भी बायां भाग दायां हाथ दिखाई देता है, यानी यह पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, दर्पण में उल्टा दिखाई पड़ता है। अब हमारा पांचवा नंबर है, प्रतिबिंब आभासी होता है। आभासी यानी कि सीधा होता है। आभासी या सीधा बोल दो एक ही होता है, आभासी हो गया, काल्पनिक हो गया, सीधा हो गया, तीनों का अर्थ एक ही होता है, यानी कि प्रतिबिंब सीधा होता है। देखिए 6 नंबर में बोल रहा है, प्रतिबिंब दर्पण से उतने ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे अर्थात सामने रहता है। देखिए इसके कहने का अर्थ यह हुआ कि जितना वस्तु दर्पण के आगे रहता है उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है। मान जाइए कोई एक समतल दर्पण है ये, और यहाँ पर कोई एक वस्तु है, ये यहाँ पे कोई एक वस्तु है, इसकी दूरी मान जाइए 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है, तो प्रतिबिंब की दूरी भी 5 सेंटीमीटर ही होगी, न कि 4 सेंटीमीटर। अर्थात वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के बराबर होता है। कोई इसको ऐसे ही बोलता है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु के प्रति कोई ऐसे भी बोलता है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु उस दर्पण के आगे रहता है। या कहीं कहीं ऐसे भी बोला जाता है कि वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के बराबर होती है। जैसा कि मैंने आपको इस फिगर में बताया कि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हो या 6 या 7 कितना भी, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण में उतने ही दूरी पर बनता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं गोलीय दर्पण। देखिए गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? देखिए अब आते हैं इसका डिफिनेशन पर। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है। देखिए परावर्तक सतह मतलब क्या? जिस सतह से प्रकाश का परिवर्तन होता है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। यह किसी खोखले गोले का भाग होता है, यानी कि गोलीय दर्पण एक खोखला गोला होता है जिससे हम कलई करके उसे दर्पण के रूप में परिवर्तित करते हैं। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, देखिए ये एक पूर्ण रूप से गोला है। अगर हम इसके बाहर के भाग को यानी कि इस भाग को कलई कर देते हैं तो यह अवतल दर्पण की भांति व्यवहार करता है, तथा जब हम इसके अंदर के भाग को कलई कर देते हैं, देखिए ये कलई, तो यह उत्तल दर्पण की भांति व्यवहार करता है। कलई यानी कि रंग देते हैं या उसको पेंट कर देते हैं। जैसा कि मैंने आपको इस समतल दर्पण में बताया था पहले वाले वीडियो में कि कलई करने के बाद ही प्रकाश का परिवर्तन होता है किसी भी दर्पण से या कांच से, नहीं तो वो उसे पार कर जाता है, वो पारभासी वस्तु का उस समय पारदर्शी वस्तु का कार्य करता है। कलई करने के बाद ही प्रकाश का परिवर्तन संभव हो पाता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए गोलीय दर्पण को तो हमने जान लिया, अब जानते हैं गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। जैसे कि मैंने आपको बताया था उसके बाहर के भाग को कलई कर देने पर वो अवतल दर्पण बन जाता है तथा अंदर के भाग को कलई करने पर वो उत्तल दर्पण बन जाता है। अब हम अच्छे से समझते हैं
अवतल दर्पण आखिर में किसे कहते हैं। देखिए, गोलीय दर्पण के बाहरी सतह को रजतित यानी रंगना, कलई करना या पेंट करना से अवतल दर्पण बनता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यह एक गोलीय दर्पण है। जब हम इसके इस बाहर के भाग को, देखिए बाहर के भाग को ऐसे जब हम कलई कर देंगे तो यह अवतल दर्पण की भांति व्यवहार करेगा। और ये हो गया इसका परावर्तक सतह, जिससे प्रकाश आता है और टकराकर परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए चला जाता है। और यहाँ पर ये हो गया अभिलंब, रुकिए अभिलंब अच्छा से नहीं है, ये हो गया पालन क्रिया और ये अभिलंब। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सतह पर लंबवत जो होता है उसे अभिलंब बोलते हैं। देखिए चित्र में भी बताया गया है, ये इसका हो गया परावर्तक सतह और इस भाग को ये कलई कर दिया है, कलई कर दिया गया। और देखिए ये प्रकाश की किरण आती है और परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए चले जाती है और ये हो गया अभिलंब। चलिए अब हम समझते हैं उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। देखिए उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, गोलीय दर्पण के भीतरी सतह को रजतित करने पर उत्तल दर्पण बनता है। देखिए गोलीय दर्पण के भीतरी सतह को रजतित अर्थात रंगने पर या कलई या पेंट करने पर उत्तल दर्पण का निर्माण होता है। देखिए मान जाइए कि यह गोलीय दर्पण है, देखिए ये गोला हो गया। जब हम इसके भीतर के भाग को, ये भीतर का भाग गया, जब हम इसे रंगते हैं या पेंट करते हैं तो यह उत्तल दर्पण की भांति व्यवहार करता है, जिससे और यह परावर्तक सतह होता है, इसके बाहर के सतह, और आने वाला प्रकाश इस परावर्तक सतह से टकराकर परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए चला जाता है और यह अभिलंब की भांति, जैसा कि मैंने बताया सतह पर लंब होता है, अभिलंब की भांति कार्य करता है। ये देखिए ये हो गया अभिलंब। देखिए चित्र में भी अच्छे से दिखाया गया है कि यह एक उत्तल दर्पण है, इसका ये भाग कलई कर दिया गया है और यह परावर्तक सतह हो गया इस, और ये प्रकाश की किरण आती है और दर्पण से टकराकर परावर्तन का नियम का पालन करते हुए ये चली जाती है और यहाँ पर यह अभिलंब का कार्य करता है। आई होप आपको दोनों दर्पण अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए अब हम समझेंगे अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर। देखिए अब हम बारी बारी से जान लेते हैं कि इन दोनों दर्पण में आखिर में क्या अंतर होता है। देखिए पहला है अवतल दर्पण, इसका पहला पॉइंट हो गया, अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन दर्पण के भीतरी सतह पर होता है। जैसा कि मैंने आपको चित्र में दिखाया था, ये हो गया एक अवतल दर्पण और ये इसका हो गया इसमें डिफिनेशन में भी था कि इसके बाहरी सतह को, गोलीय दर्पण के बाहरी सतह को रजतित करने पर अवतल दर्पण का निर्माण होता है। बाहरी सतह उसका यानी कि बाहरी सतह कलई किया रहता है और आने वाली प्रकाश उसके भीतरी सतह से टकराकर परिवर्तित हो जाती है, यानी कि परिवर्तन कर जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया अवतल दर्पण में प्रकाश का परिवर्तन भीतरी सतह से होता है। देखिए भीतरी सतह से हुआ ना। अब हम चलते हैं उत्तल दर्पण में, जिसका पहला पॉइंट है उत्तल दर्पण में प्रकाश का परिवर्तन दर्पण की बाहरी सतह से होता है। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये गोलीय दर्पण का ये भाग हो गया, इसके भीतरी सतह को कलई करने पर उत्तल दर्पण का निर्माण होता है और प्रकाश यहाँ पर आती है, परावर्तक सतह से टकराकर लौट जाती है। यह परावर्तक सतह बाहर की ओर होता है, यानी कि प्रकाश यानी कि प्रकाश का परिवर्तन जो हुआ वो बाहरी सतह से हुआ कि नहीं। अब आते हैं उसके नेक्स्ट अंतर पर, दूसरे पॉइंट पर। देखिए अगर ऐसे चित्र में भी अच्छे समझे तो देखिए यहाँ पर ये अवतल दर्पण है और यहाँ पर ये प्रकाश आई, उसके भीतर से टकराकर परिवर्तन का नियम करते हुए चली गई। उत्तल दर्पण है, ये रहा इसका परिवर्तक सतह और ये उत्तल दर्पण रहा और यहाँ पर कलई किया गया है और देखिए आने वाले प्रकाश इसके बाहरी सतह टकराती है और परिवर्तन करके वापस लौट जाती है। आई होप आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा यह चैनल पसंद आ रहा है
या अच्छे से समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी अच्छे से समझे और अच्छे से पढ़े और आगे बढ़े हमेशा। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे की ओर, जिसका हमारा तीसरा पॉइंट है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी तथा वास्तविक दोनों बनता है। कहने का अर्थ क्या हुआ कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी भी होता है और वास्तविक भी होता है, यानी कि प्रकाश की किरणें पूर्ण रूप से भी मिलती है और मिलती हुई भी प्रतीत होती है। अब चलते हैं हम उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब केवल आभासी होता है, यानी कि इसके द्वारा बना प्रतिबिंब केवल आभासी होता है। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें प्रकाश की किरणें पूर्ण रूप से आकर नहीं मिलती है बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है। अब आते हैं चौथे नंबर पर, अवतल दर्पण के चौथे नंबर पर। अवतल दर्पण में सीधा तथा उल्टा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब सीधा। चूँकि अवतल दर्पण आभासी तथा वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, तो इसी कारण इसमें सीधा तथा उल्टा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। अब आते हैं अब हम उत्तल दर्पण में। देखिए, उत्तल दर्पण में केवल सीधा प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण केवल आभासी होता है। उसमें प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती है। और आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब में जब हम अंतर पढ़े थे तो मैंने बताया था कि वास्तविक प्रतिबिंब द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, तो इसी कारण उत्तल दर्पण में केवल सीधा प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि इसके द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर, जिसमें अवतल दर्पण का 5वां पॉइंट है। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, वस्तु से छोटा तथा वस्तु के बराबर होता है। देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि अवतल दर्पण में, जैसा कि मैंने आपको बताया, समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर ही होता है। और उस समय भी मैंने आपको बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि सभी दर्पण में ऐसा ही हो कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर ही होता है। कुछ ऐसे भी दर्पण होते हैं जिसमें प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा, छोटा तथा उसके बराबर भी हो सकता है, जैसा कि है अवतल दर्पण में। इसके द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, वस्तु से छोटा तथा वस्तु के बराबर होता है। चिंता मत कीजिए, आगे जब हम इसे बाय फिगर चलेंगे तो आपको बारी बारी से अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर वस्तु को रखें कि उसमें बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ पर रखें कि वस्तु से छोटा, और किस स्थान पर रखने पर वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे की ओर, जिसमें उत्तल दर्पण का 5वां नंबर है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा तथा बराबर होता है। यानी कि उत्तल दर्पण में जब भी कोई वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो उसका प्रतिबिंब वस्तु से या तो छोटा होता है या तो बराबर होता है। इसमें कभी बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनता है, इसमें हमेशा वस्तु से छोटा तथा बराबर प्रतिबिंब ही बनता है। तो आई होप आपको ये सारे अंतर अच्छे समझ में आ गया हो। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट डिफरेंट है अवतल दर्पण में 6 नंबर। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है। देखिए, परावर्तक सतह यानी कि जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है, यह धंसा हुआ होता है। जैसा कि फिगर में भी देखिए, ये अवतल दर्पण हुआ, ये इसका पेंट कर दिए, तो ये जो परावर्तक सतह हुआ ये अंदर की ओर धंसा है कि नहीं, ये अंदर की ओर धंसा है, यानी कि इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। चलिए अब हम चलते हैं उत्तल दर्पण में। देखिए, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ होता है, अर्थात उभरा हुआ होता है। यानी कि उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है वह उभरा हुआ होता है, जैसा कि फिगर में हम अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, ये हो गया उत्तल दर्पण, ये हो गया कलई किया हुआ भाग,
और ये जो हो गया ये हो गया परावर्तक सतह, यानी कि प्रकाश कैसे परावर्तन होता है, ये परावर्तक सतह। देखिए यह उठा हुआ है इसलिए अर्थात उभरा हुआ है, यानी देखिए यानी कि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ अर्थात उभरा हुआ होता है। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर, जिसमें अवतल दर्पण का ये 7 नंबर है आंसर डिफरेंट। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अभिसारी देखिए पहले हम जान लेते हैं कि अभिसारी कहते किसे हैं। अभिसारी यानी कि एक जगह एकत्रित करना, यानी इकट्ठा करना। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि जिसमें प्रकाश की किरणें एक जगह आकर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। देखिए किरण पुंज में मैंने आपको 3 प्रकार के किरण पुंज बताया था, जिसमें मैंने आपको अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज तथा समांतर किरण पुंज की चर्चा की थी। देखिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहता है, यानी कि इस दर्पण में जब प्रकाश की किरणें आती है तो वो एक बिंदु पर आकर मिल जाती है, यानी कि संकेंद्रित यानी इकट्ठा हो जाती है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि अपसारी उसे कहते हैं जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर चारों दिशाओं में फैलती है, यानी कि अपसरित होती है। तो देखिए उत्तल दर्पण में जब प्रकाश की किरणें आती है तो वो वहाँ पर फैलती है, जिस कारण हम इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट 8 नंबर पर, अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और जब हम वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में पढ़ रहे थे तो उस समय मैंने आपको बताया था कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आते हैं उत्तल दर्पण की ओर। देखिए उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस कारण से उत्तल दर्पण पर बने प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। देखिए अब आते हैं अवतल दर्पण के 9 नंबर पर। अवतल दर्पण में 6 स्थितियाँ होती है। 6 स्थितियाँ प्राप्त होना क्या, देखिए 6 स्थितियाँ जैसे में अवतल दर्पण में हम कब हम सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे, कब उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था यह अवतल दर्पण में देखिए 6 स्थितियाँ होती है, फोकस, केंद्र, वक्र, त्रिज्या, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इसमें जब हम 6 जगह पर वस्तु को रखते हैं तो हमें उसके प्रतिबिंब 6 अलग अलग स्थान पर प्राप्त होते हैं, जिसे अंतर में भी कोई लिख देता है, या अंतर में भी जिसे हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण में 6 स्थितियाँ प्राप्त होती है। चलिए अब हम आते हैं उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में 2 स्थितियाँ प्राप्त होती है। 2 स्थितियाँ प्राप्त होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा या तो बराबर होता है, उससे बड़ा नहीं होता है। अब कब छोटा बनेगा और कब बराबर बनेगा यह उसके मुख्य अक्ष के 2 बिंदुओं पर रखने पर प्राप्त होता है। तो उत्तल दर्पण में हमें 2 स्थितियाँ प्राप्त होती है। अवतल दर्पण की 6 स्थितियों और उत्तल दर्पण की 2 स्थितियों का वर्णन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि 6 स्थितियाँ और 2 स्थितियाँ आखिर में होती क्या है। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन स्थितियों के साथ और कुछ नए टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारा यह चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। देखिए एक इम्पोर्टेंट सूचना, अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी वीडियो का PDF चाहिए हो नोट्स बनाने के लिए तो आप हमारे
टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। बस वहाँ पर जाकर स्टडी क्लासेस सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको मेरे द्वारा पढ़ाए हुए या और भी कई सारे PDF मिलते रहेंगे, ताकि आप अपनी परीक्षा की तैयारी 2022 के एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। तो जल्दी से जाकर हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ है।